आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ का भाग 1 परिचय को। परिचय शब्द सुनते ही आपके मन में ख्याल आया होगा, आखिर परिचय ही क्यों? क्योंकि यह पाठ बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ बहुत विस्तृत है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने इसको 7 भागों में बांटा है। जो 7 भाग हैं हमारे वो इस तरह से हैं। परिचय पहला, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, तीसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, चौथा है क्रांतियों का युग, पांचवा है जर्मनी और इटली का निर्माण, छठा राष्ट्र की दृश्य कल्पना और सातवां है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस पाठ के भाग 1 को परिचय से। हमारे पाठ की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरियू नाम से। अब ये फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1848 में विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि नामक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब वो 4 चित्र कौन थे तो आप देख सकते हैं। पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र। तो उन्होंने जो है इन 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और उसका नाम दिया इन्होंने विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि। फ्रेडरिक सोरियू ने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। अब जनतांत्रिक क्या होता है? जहाँ पर जनता का ही शासन होता है, या यूँ कहें कि जहाँ पर जनता ही सर्वोपरि होती है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। इस चित्र को देखिए, यह चित्र हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है जो फ्रेडरिक सोरियू द्वारा बनाया हुआ पहला चित्र है। इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक बहुत ही लंबी कतार, हाँ चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक बहुत ही, ये देखिए ये लंबी कतार, ये जो कतार है ये बहुत ही लंबी है। और इस कतार के अंदर आप देखेंगे कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के महिला पुरुष, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के, उम्र और सामाजिक वर्गों के। देखिए आप यहाँ पर बच्चे हैं, ये देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं और अमीर हैं, गरीब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के महिला पुरुष एक लंबी कतार में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इस स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास से जा रहे हैं, वंदना करते हुए। किसकी वंदना करते हुए? स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। अब इस स्वतंत्रता की देवी को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके एक हाथ में, यहाँ पर देखेंगे तो इनके एक हाथ में एक मशाल है। ये मशाल है प्रतीक ज्ञानोदय का। और दूसरे हाथ में, अगर यहाँ पर देखें दूसरा हाथ में, तो इनके दूसरे हाथ के अंदर जो है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर। चलिए इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर, ये इस एरिया के अंदर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। अब ये निरंकुश संस्थान क्या थे? ये वो संस्थान थे जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था। इनमें आप देखेंगे कि राजाओं के ताज, कीमती कपड़े, आभूषण ध्वस्त अवस्था में यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। यह जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, यह वाली, इससे अगर आप देखेंगे तो कहीं पर आगे, इस प्रतिमा से कहीं आगे यहाँ पर आप पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो है इस पूरी लंबी कतार का नेतृत्व कर रहे हैं। अब यही क्यों इस पूरी लंबी कतार का नेतृत्व कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1848 में ये राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये फ्रांस का झंडा है। फ्रांस जो है अभी अभी जो है इस प्रतिमा के पास जो है आया है।
क्या आया है, फ्रांस अभी अभी इस प्रतिमा के पास आया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर काले लाल सुनहरे 2 झंडे हैं। अब ये काले लाल सुनहरे जो 2 झंडे हैं ये जर्मनी के हैं, जो जर्मनी के लोगों ने थामे हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1848 तक जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना था। जो ये झंडा थामे हैं लोग, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अर्थात जो उदारवादी सोच के लोग थे उनको ऐसी उम्मीद ही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब जर्मनी के अंदर भी प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य का गठन होगा। ये जो लंबी कतार है इसके अंदर अभी हमने देखा जैसे कि ये जो जर्मनी के जो 2 झंडे हैं, उसके बाद जो है अगला जो ये जो झंडा है ये जो है ऑस्ट्रिया का है। उसके बाद जो है 2 जो सिसिलियाँ हैं उनकी जो राजशाही है उनके झंडे हैं। उसके बाद जो है लंबार्डी है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे चलते रहेंगे तो पोलैंड है, फिर इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के झंडे हैं जिनको उस देश के नागरिक थामे हुए हैं। और ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए फरिश्ते, ये जो सारे के सारे फरिश्ते हैं, ये देवदूत जो हैं, ये सारे के सारे जो है इस लंबी कतार को देख रहे हैं, इस पर जो है अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। शायद चित्रकार फ्रेडरिक सोरियू ने उनका इस्तेमाल भाईचारे के रूप में किया होगा। चलिए इस पाठ के इस भाग में आए हुए कुछ शब्दों को जान लेते हैं। जो पहला शब्द है वो है निरंकुशवाद। अब ये निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद वह शासन व्यवस्था है जिसके अंदर समस्त अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जिस पर निर्वाचित अर्थात जो जनता द्वारा चुना हुआ या जनता द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि होता है उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अर्थात जहाँ पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता उसको हम निरंकुशवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। अब ये जो निरंकुशवाद है ये निर प्लस अंकुश शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पे निर जो है ये है उपसर्ग है और अंकुश एक शब्द है। निर का मतलब होता है बिना और अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, अर्थात जिस पर नियंत्रण ना हो उसे निरंकुश कहेंगे। उसके बाद आएगा कल्पना दर्शन। कल्पना दर्शन का मतलब है कि एक ऐसे समाज की स्थापना जो इतना आदर्श है कि उसका पृथ्वी पर तो साकार होना असंभव है, तो उसे हम कहेंगे कल्पना दर्शन। जो कल्पनामयी है मतलब कि आपके ख्यालों में है, सपने में है कि हाँ जी एक ऐसा संसार होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन अगर उसको जो है रियल में देखा जाए तो ऐसा होना नामुमकिन है। तो इस तरह के ये जो सपना होता है उसको हम कल्पना दर्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रराज। ये जो है हमारा राष्ट्रराज है। अब राष्ट्रराज क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। कौन से राज्यों का उदय हुआ? राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो ये किन की जगह पर आए? ये उन्हीं ही जो निरंकुश संस्थान थे जहाँ पर राजा महाराजाओं का जो है शासन व्यवस्था चलती थी, उन्हीं के आदेशों का जनता को पालन करना होता था, जनता की वो इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो ऐसे शासन व्यवस्था के को पलटकर जो शासन व्यवस्था आई उसे राष्ट्रीय राज्य का नाम दिया गया। अब ये राष्ट्रीय राज्य के अंदर क्या था? इन राष्ट्रीय राज्यों के अंदर वहाँ के चुने हुए जनता के जो शासक थे वो ही नहीं बल्कि वहाँ के अधिकांश राज्य वहाँ के उस राज्यों के अधिकांश नागरिकों की में भी एक साझा पहचान का भाव था, उनका एक साझा इतिहास था, उनकी एक साझा विरासत थी हैं। तो ये साझेपन की ये जो भावना जो थी ये बिल्कुल एकदम तो आई नहीं थी। इसको जो है निर्मित होने में बहुत समय लगा, यह संघर्षों का और जो वहाँ के जो नेता थे उनके जो है संघर्ष का परिणाम था, लोगों की सरगर्मियों का परिणाम था। यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह जोसेफ
अर्नेस्ट रेनन का है। अब जोसेफ अर्नेस्ट रेनन कौन थे? जोसेफ अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक तथा इतिहासकार थे। वह 17वीं सदी के फ्रांसीसी राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी जो है सोबोन विश्वविद्यालय में दिया गया व्याख्यान राष्ट्र क्या होता है बहुत प्रसिद्ध है। इस व्याख्यान के अंदर रेनन ने लोगों के इस विचार का खंडन किया, अर्थात वो इस विचार से लोगों के सहमत नहीं थे कि राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से मिलकर बनता है। तो रेनन जी जो थे वो लोगों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि जो राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो समान भाषा, नस्ल के द्वारा होता है। उनके अनुसार राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महापुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे इस तरह के कामों को करने की इच्छा एक जन समूह में होना ज़रूरी है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह होता है जब प्रत्यक्ष मतदान के जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं जनमत संग्रह। राष्ट्रवाद, अब आता है हमारा राष्ट्रवाद। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच, भौगोलिक सीमा मतलब जैसे कि ये मान लीजिए कि ये कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले ये जो लोग हैं या ये जो समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एकता की चरम भावना से संबंधित है। अर्थात राष्ट्रवाद का संबंध जो है सामान्य अर्थों में अगर हम देखा जाए तो एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की चरम भावना से संबंधित है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारा ये पहला वीडियो है। अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।